सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोग एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ये सब का डेरिवेशन पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग टॉर्क का डेरिवेशन करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात इस ये सब फॉर्मूला के रिगार्डिंग हम आपको बता देते हैं। उसके बाद फिर टॉर्क से भी बहुत क्वेश्चन आता है, टॉर्क के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है। अगर बात किया जाए न्यूमेरिकल्स का तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का बस फॉर्मूला आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। बाकी ये जो टॉर्क है, टॉर्क के ऊपर बोर्ड एग्जाम में भी न्यूमेरिकल आता है और नीट में भी टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर बहुत सारा सवाल है। तो हम लोग ज़्यादा फोकस इस पे करेंगे न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। और बाकी ये सब तो बड़ा आसान है, इसमें छोटा मोटा बात पूछता है तो वो तो पिछले बार डिस्कस किया हुआ है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले यहाँ पर हम लोग को ये ई वेक्टर लगाए हैं ना, इसलिए यहाँ पर लगाना पड़ा यूनिट वेक्टर। सुन लो सानिया, ये साफिया, यहाँ देखो वेक्टर यहाँ लगाना पड़ा, इसलिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिए। फिर देखो यहाँ भी वेक्टर लगा ले, इसलिए यूनिट वेक्टर लिए। अब तुम यहाँ पर अगर माइनस नहीं भी लगाओगी तब भी ये सही है। हाँ, तब भी सही है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर बता रहा है कि जो मेरा दो डाइपोल्स होता है, डाइपोल का मतलब जैसे एक माइनस क्यू चार्ज लेते हैं हम लोग और दूसरा प्लस क्यू, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a लेते हैं ना। तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? हाँ, माइनस से प्लस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और ये ऐसे जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों होता है। तो उसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर माइनस साइन लगाया जाता है। तो माइनस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है तो तुम समझ जाना कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, उसी बात को बता रहा है। ठीक है, माइनस नहीं लगाओगी तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तुम यूनिट वेक्टर ऑलरेडी यूज कर चुकी है। और यूनिट वेक्टर ये कहाँ होगा बताओ, तुम बताना। ये यूनिट वेक्टर जो है पी कैप, ये इधर से इधर होगा या फिर इधर से इधर, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस? ये पी कैप, हाँ, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि ये पी के डायरेक्शन में पी कैप होगा। और ये फॉर्मूला कब था? ये फॉर्मूला तुम्हारा आएगा ड्राइव करके, फिर तुम यहाँ पर ए स्क्वायर को 0 एज्यूम करोगी और तब ये आ जाएगा। इसको बताया गया था पिछले बार, ए स्क्वायर को 0 कैसे एज्यूम करना। अगर तुम यहाँ से देखोगे ऐसे करके, तब यहाँ पर मान लो तुम व्यूअर हो, यहाँ से देख रही हो, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ए और ये आर हो जाएगा। देख रही हो आर इतना बड़ा हो गया और ये देख रही हो ए कितना छोटा हो गया, तब ये वाला ड्राइव होगा फॉर्मूला। ठीक, तब ये डेरिवेशन यहाँ तक करके आना है एग्जाम में आया तो। चलो ये सब समझ में आ गया। ये देखो एक्सियल पॉइंट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये वो केस लिखा हुआ जो एक्सेल से आता है। ठीक है, ये अभी हम लोग करने वाले हैं टॉर्क। चलो स्टार्ट करते हैं टॉर्क। और माइनस साइन का मतलब बता दिया, डाइपोल और ये अपोजिट होता है। ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला भाई हमेशा याद रखना, Q × 2a। तुम्हारा बुक में Q × 12 भी लिखा रह सकता है, वो भी सही है। ठीक है, चलो अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पूरा इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल सिर्फ जब बोलेंगे तो इस फॉर्मूला का बात करेंगे। सुनना, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे तो सिर्फ इस फॉर्मूला का बात करेंगे। जब बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट तब ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, यानी डाइपोल मोमेंट का मतलब ही होता है कि वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, हाँ, डायरेक्शन भी बता रहे हैं कि जो डाइपोल है पी, उसका डायरेक्शन किधर है। अब इसका एसआई यूनिट बताएगी तानिया। जो डाइपोल हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या होता है? कूलम मीटर। हाँ, कूलम चार्ज से आया और मीटर क्योंकि वहाँ पर 2a है इसीलिए। हाँ, अब बहुत लोग 2a देख करके सर मीटर स्क्वायर होगा। मीटर स्क्वायर कहाँ से होगा? 2 तो आगे ऐसे लिखा हुआ ना, a का मतलब हुआ ना मीटर। a स्क्वायर रहता तब मीटर स्क्वायर होता क्या? चलो लिखो तब हेडिंग टॉर्क, पहले टॉर्क लिखो। हाँ, टॉर्क पहले समझ लो 2 मिनट, टॉर्क लिखो पहले हेडिंग, क्योंकि टॉर्क समझना बड़ा जरूरी है उसके लिए। टॉर्क, टॉर्क को हम लोग ऐसे टाउ से डिनोट करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर टॉर्क। बस कर। तो देखो टॉर्क होता क्या है, जैसे अभी हम बता रहे थे, गेट को जैसे हम लोग खोलते हैं, तो जैसे मान लो कि ये हम लोग गेट है हम लोग के पास, इसको अगर हम लोग यहाँ से खोल रहे हैं, क्या बोल रही है? ट्राइपॉड से दिक्कत हो रहा है? अरे हम अभी हटा दे, बोलो हटा दे, तुम इधर आ जाओ। देखो ये दरवाज़ा को जब हम लोग यहाँ से खोलते हैं, यहाँ पर से पकड़ करके, ये मान लो फिक्स किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से पकड़ के जब ऐसे खोलोगी दरवाजा को, बड़ा आसान खुल जाएगा। लेकिन वही अगर साइड से खोलोगी तो कष्ट होगा घुमाने में, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाता है ना बहुत। तो यानी कि तुम जितना दूर से पकड़ के ऐसे खोलोगी दरवाजा को, यह तो हिंग है ना, हिंग समझती हो, जहाँ पर फिक्स किया रहता है दरवाजा। अगर दरवाजा यहाँ से खोलोगी तो बड़ा आसान होगा, यहाँ बीच से खींचने की कोशिश करोगी तो और ज़्यादा कष्ट होगा, और यहाँ से खींचोगे तो खुलेगा ही नहीं, खुलता ही नहीं है ना। एकदम साइड से जाके ऐसे घुमाओ, हाथ चिपा जाएगा क्या? हाँ, हाथ चिपा जाएगा, छटपटा जाएगी, लेकिन खुलेगा नहीं दरवाजा, बड़ा मुश्किल है खोलना। कोई स्टूडेंट क्लास सर हाँ हम तो खोल लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा ना खोलना। फिर भी तुम देखो खोलोगी भी ना तो थोड़ा सा एक साइड में से सपोर्ट लेके ऐसे खींचोगी उसको, ये नहीं कि एकदम ऐसे उंगली से टच करके खुल जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो उसी को टॉर्क बोलते हैं। जब किसी चीज़ को घुमा देते हैं ना,
तो ये तो समझना आसान है कि हाँ किसी चीज़ को घुमा दे रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना, फिक्स किया होना चाहिए, वो फिक्स्ड होना चाहिए। जिस भी चीज़ को ऐसे करके घुमाओ वो फिक्स होना चाहिए, वो मतलब होता है टॉर्क का। अच्छा, अब तुमको फोर्स भी समझ में आना चाहिए। ये टॉर्क और इसलिए टॉर्क पढ़ाया जा रहा है ताकि तुमको फोर्स के बारे में थोड़ा आइडिया हो। देखो जैसे तुम दरवाजा को जब ऐसे ढकेल रही हो, फोर्स लगा रही हो, उसमें फोर्स तो लग रहा है ना, लेकिन उस फोर्स की वजह से दरवाजा घूम जा रहा है, इसलिए उस फोर्स को क्या नाम दे दिए? मतलब टॉर्क कुछ नहीं है, फोर्स ही है, बस ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमा दे। और सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स क्या है इसके पीछे का, कोई भी घूमेगा तो उसको थोड़ी बोल देंगे टॉर्क लग रहा है उसके पीछे। फिजिक्स ये है कि जिस भी चीज को घुमाओ वो फिक्स होना चाहिए कहीं पर, तब उसको टॉर्क बोल सकती हो। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग, उसमें भी तो टॉर्क लग रहा है, ऐसे करके घुमा रही हो। अब गाड़ी का स्टीयरिंग को ऐसे से घुमा रही हो वहां पर पकड़ करके, अब मान लो कि तुम वहां से घुमाती हो बीच से, जहां पर वो फिक्स किया वहां से घुमाओगी तो बड़ा कष्ट होगा घुमाने में, समझ रही हो? स्टीयरिंग समझ में? हाँ। तो अब सुनना यहाँ से, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा उस हिसाब से, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स ही है ना टॉर्क, तो लो फोर्स के बराबर लिख दिए, फोर्स के बराबर लिख दिए। लेकिन कुछ डिस्टेंस भी तो है, कुछ डिस्टेंस है उसके बाद में घुमा रही हो, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ हाँ, सुनो 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 जल्दी से आगे, ये तो यहाँ तक तो क्लियर है एकदम। अब ये फोर्स कैसे निकलेगा? अच्छा, यहाँ पर जो फोर्स हम लोग बात करेंगे, एक तो हम लोग पढ़े ma, लेकिन यहाँ तो चार्ज का बात चल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े F इज इक्वल्स टू क्यू ई, तो उसको यूज करेंगे। इस फोर्स को ma नहीं यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, क्योंकि चार्ज पे फोर्स का बात कर रहे हैं ना। अच्छा, चार्ज पे फोर्स कब लगता है ये पता है ना? जैसे मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? अरे तो इन्फिनिटी पे हो सकता है कोई चार्ज होगा, उसकी वजह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मान लो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर तुम एक चार्ज को रख देती हो, तुम बताना ये एक पॉजिटिव चार्ज है, किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा? बताओ, ये वही बता पाएगा जो ठीक से पढ़ाई किया है, बोलो। अपोजिट जाएगा, क्यों? क्यों अपोजिट जाएगा तुम बताओ? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कि उसके अपोजिट? साथ में जाएगा। ये बहुत बार बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से प्यार करता है, उसके साथ साथ चलता है, और अगर नेगेटिव चार्ज रख लेंगे तो ऐसे जाएगा। तुमको बताया गया था ना कंडक्टर वाले केस में भी, याद करो, एक कंडक्टर लिए थे और बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। फिर से बता दे रही है, जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज हम लोग किसको मान के चलते हैं? ऐसा होता नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो करता नहीं है, लेकिन हम लोग जनरली पॉजिटिव चार्ज किसको मान के चल रहे हैं? करंट को। करंट को पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं ना, यानी कि करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा साथ साथ चलता है, ऐसे याद रखो। तो यानी कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज प्लेस करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा। अच्छा, जा क्यों रहा है? क्योंकि उस पर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कितना आएगा? क्यू ई। व्हाट इज क्यू? जो चार्ज को रखी है वो। व्हाट इज ई? जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो वो। और व्हाट इज एफ? जो उस चार्ज पे फोर्स लगा। क्लियर है? तो इसको याद रखो एकदम दिल पे। तो यानी कि एफ की जगह हमको क्या पुट करना है? क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वही क्या चीज को घुमा रहे हैं, ये डिस्टेंस होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर। आर भी ले सकती हो, कुछ भी ले सकती हो। आया समझ में? आया समझ में? यहां तक ठीक है? पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन हम लोग साइंस में उसको एज्यूम करके चले ना थ्योरेटिकली। बहुत पहले माना गया था कि करंट ऐसे चलता है, बहुत पहले माना गया था, फिर बाद में क्लियर किया कि नहीं नहीं नहीं, करंट तो चलता ही नहीं है, एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन चलता है। तो यानी कि जो करंट मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव कर रहा है। किसका? नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चला ना तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट बना, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। करंट इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए ऐसे मानते हैं। और फिर लिख दिया गया कि ये कन्वेक्शनल करंट है, मतलब हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि हाँ चलता होगा ऐसे। अब पहले से गलत माने आ रहे हैं तो इसलिए इसको कन्वेक्शनल बोल दिए कि मान लीजिए ऐसे कि होता होगा। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं? नहीं, अभी सुधारा नहीं गया ना उसको। 10th का बुक पढ़ी हो, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में एक पैराग्राफ एनसीईआरटी उस बारे में समझाया है कि क्यों सुधारा नहीं गया, क्या गलती हुआ, वो सारा समझाया है एनसीईआरटी। क्योंकि इंसान पॉजिटिव को हमेशा सही मानता था, इसलिए ऐसा हम लोग लेके चले कि करंट फ्लो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है। फिर बाद में मालूम चला अरे पॉजिटिव तो फ्लो ही नहीं करता है। समझी? हाँ, चलो हो गया ना ये। जैसे टीचर से मान लो कोई गलती हो गई तुम्हारे क्लास में, तो वो क्या करेगा? फिर वो बता देगा लोग नहीं नहीं यही सही जो हम बता रहे हैं जो हम वो गलती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, नहीं मेरे से गलती हुआ। वही चीज़ है कि करंट पहले ही बोल दिया गया कि करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है, इसलिए आज तक माना जा रहा है। कन्वेक्शनल बोल दिया गया। कन्वेक्शनल समझती हो ना?
एज्यूम कर लिए हैं उस टाइप का, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला लिख लो और ये लिख लो, ठीक है, बाकी हम मिटा रहे हैं। तो टॉर्क का मतलब कोई ऐसा चीज जो किसी चीज को घुमा दे, रोटेट कर दे, उसको टॉर्क बोलते हैं। अब जो हम लोग को टॉर्क पढ़ना है वो टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस और प्लस चार्ज दोनों का अरेंजमेंट होता है ना, ये बात पता है ना। प्लस प्लस अगर साथ में रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं होगा, माइनस माइनस भी नहीं होगा, प्लस और माइनस ही रहना चाहिए। मतलब एक लड़का और दूसरा क्या होना चाहिए, हाँ दोनों लड़की काम नहीं चलेगा, दोनों लड़का काम नहीं चलेगा, यहाँ स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए। हैं अब सब वो तुम अपना बता रही है अपना बता रही, देखो कौन है, चलो देखो टॉर्क 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 ऑन एन, लिखो हेडिंग, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, या फिर ऐसा भी लिखा रहता है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड, कहां रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म समझती हो, चलो यूनिफॉर्म का मतलब अभी हमको ये बताएगी उनसा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बताओ। गलत, रॉन्ग, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गलत बोल रही हो, थोड़ा रात में वीडियो कॉल कम करो और पढ़ाई में ध्यान दो, बोलो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, जल्दी बताओ, हंसने का बात नहीं, हंसो बिल्कुल नहीं, हाँ बोलो। क्या नहीं चेंज करता होगा, तुम बताओ, देखो तुम नहीं पढ़ रही हो तानिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, वो स्ट्रेट लाइन में जाए, वो थोड़ी हर फील्ड स्ट्रेट लाइन में चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, हर फील्ड कर्व भी बनाता है। देखो जैसे हम मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म का बोलते थे, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, लेकिन ये भी तो स्ट्रेट चल गया। देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो कर्व बनाए, लेकिन कर्व बना के ये भी तो सीधे चलने लगा, तब ये भी यूनिफॉर्म हो गया था, ये यूनिफॉर्म का कैरेक्टर नहीं हुआ। तुम बताओ यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म बताओ कर्व ना बनाए, नहीं 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 बस ऐसे नहीं होता है, तुम बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो ये तो कर्व तो इमेजिनरी होता है ना, एक्चुअल कैरेक्टर क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, कर्व तो ये सब फील्ड लाइन तो इमेजिनरी होता है। हाँ ये सही बात हुआ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू हर जगह सेम रहे, उसको फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर जो भी फील्ड बनाएंगे, देखो ये फील्ड हम बना रहे हैं अब यहाँ पर, जिसका इस्तेमाल हम लोग बहुत करेंगे। देखो ये है मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि स्ट्रेट होता है, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ऐसा भी तो बोल सकती थी कि सर ये पहचान हुआ, इक्वी स्पेस्ड, सारे फील्ड के बीच में इक्वल स्पेस रहेगा और सब फील्ड एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये सब बात बोलती तब सही रहता, समझी, पैरेलल पैरेलल टू ईच अदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर अगर चेक करोगी तो 5 न्यूटन कूलम इनवर्स मिलेगा वैल्यू फील्ड का। ये न्यूटन कूलम इनवर्स क्या है, न्यूटन कूलम इनवर्स अभी हम बोले क्या है, एसआई यूनिट, ठीक है। यहां पर भी 5 मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी 5 5 5, हर जगह 5 मिलेगा, तो उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोलोगी। ऐसे ही बोलती तब समझ जाते हैं कि सर ऐसा फील्ड जिसका स्ट्रेंथ हर जगह सेम हो, उसको यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब वही हुआ कांस्टेंट, हर जगह उसका वैल्यू। तो इसमें तुम क्या रखने वाली हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, 2 चार्ज और दोनों के बीच में कुछ दूरी है ना। तो अभी बना रहे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहां पर हम ले रहे हैं एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, और यहां पर ले रहे हैं एक पॉजिटिव चार्ज, इसको ले रहे हैं प्लस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच में कुछ दूरी है, मान लो ये, इसको 2a लिख दे डायरेक्ट, अरे 2a लिख दे डायरेक्ट, समझ जाओगे ना, ठीक। अब ये 2a का डायरेक्शन होगा, हाँ चाहो तो डायरेक्शन भी लिख सकती हो। तो तुम बताना, अगर इस 2a को तुम वेक्टर क्वांटिटी बनाना चाहती हो तो वेक्टर किस में लगाओगी, a के ऊपर वेक्टर लगाओगी, और उसका डायरेक्शन किधर होगा a का, है अरे माइनस से प्लस, क्योंकि डाइपोल ऐसे जाता है इसलिए। अगर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाना चाहो ऑप्शन नहीं दे रहे, दिखाना पड़ेगा, यहां पर देखो ऐसे करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है, माइनस से प्लस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, अरे बेवकूफ इलेक्ट्रिक फील्ड तुम दिखा चुकी हो, ये तो तुम बोलोगे अरे ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका डायरेक्शन सेम हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर डाइपोल भी इधर, हाँ नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये बोला गया है ना।
यहां तो सेम आ रहा है डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, डाइपोल भी इस तरफ, तो थोड़ा सा एंगल ट्विस्ट हुआ ना, एंगल ट्विस्ट का बात नहीं है, बात है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो डाइपोल ऐसे होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से ऐसे मुंह मोड़ के चलना चाहिए। अगर लड़का उधर जा रहा है, लड़की एकदम उधर देख के चलेगी, ये नहीं कि उसको ऐसे देख के जा रही है, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, एकदम उस तरफ देख के चलनी चाहिए, हाँ ये होना चाहिए। ये तो इधर है ऐसे अलाइंड है, क्योंकि तुम लोग सब बेवकूफ है। कोई इसका जवाब देगा ऐसे कैसे हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल साथ कैसे आ रहा है? अरे बेवकूफ आदमी, बेवकूफ आदमी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाया है? ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन्फिनिटी से आ रहा है ना, और ये जो डाइपोल है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही प्लस से माइनस। ये वाला जो फील्ड तुमको दिख रहा है डाइपोल का थोड़ी है बेवकूफ, ये वाला जो फील्ड ऐसे बनाया गया है पीछे से आ रहा है इन्फिनिटी से, तो इस फील्ड को इस डाइपोल से थोड़ी कंपेयर करना है। ये जो चार्ज का फील्ड है उसको ना डाइपोल से कंपेयर करते हैं। तो तुम बताओ, ये जो चार्जेस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? प्लस से माइनस, यानी ऐसे बनेगा। तो फिर इसको इससे क्यों कंपेयर मार रही हो? आया समझ में? क्लियर है? हाँ, तो यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है कोई ऐसा चार्ज से जो एकदम इन्फिनिटी पे हो, और एक नहीं रहेगा, बहुत सारा चार्ज होगा। तब देख रही हो ना, 1 2 3 4 इतना सारा फील्ड आ रहा है। क्या बोल रही हो? हम ये बोल रहे हैं ना, जैसे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके वजह से नहीं बना है, नहीं बना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुमको ऐसे दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन, ये फील्ड कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से आ रहा है। इन्फिनिटी पे हो सकता है कोई चार्ज होगा, उसकी वजह से फील्ड यहाँ तक पहुँच रहा है। और तुम क्या की कि ऐसे डाइपोल रखा हुआ था, देखो ये माइनस क्यू प्लस क्यू उधर रखा होता है, इसको तुम उठाई और कहाँ डाल दी? इस फील्ड में डाल दी। समझ रही हो? तो इनका फील्ड किधर होगा बताओ तो? इन चार्जेस का फील्ड किधर होगा? प्लस से माइनस की तरफ, इधर होगा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो वो बात सही हो गया, डाइपोल होता है माइनस से प्लस और फील्ड किधर होता है? प्लस से माइनस। लेकिन किसके बारे? डाइपोल के बारे बोलोगी तब, ये नहीं कि इस डाइपोल को इस फील्ड से कंपेयर कर देना। समझ रही हो नहीं समझ रही हो? ये फील्ड तो उधर का है ना, इन्फिनिटी जो आ रहा है। आया कि नहीं आया? आ गया? हाँ चलो फिर से समझा एक बार। देखो ये देखो, इनका फील्ड किधर है? पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी ऐसे जा रहा है। और ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है? माइनस से प्लस। तो देखो ये डाइपोल मोमेंट इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो सही तो हो गया। अब हम ये बोल रहे हैं कि इस डाइपोल को इस फील्ड से मत कंपेयर कर देना, क्योंकि ये फील्ड तो किसी और का है ना, ये फील्ड तो कोई और चार्ज का जो इन्फिनिटी पे है। डाइपोल का फील्ड को कंपेयर करती हो ना। नहीं समझी? नहीं समझी बात? अभी भी नहीं आया समझ में? आधा आधा। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये डाइपोल की वजह से नहीं बन रहा है। डाइपोल का मतलब माइनस और प्लस का सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो फील्ड बन रहा है ये कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज होगा उससे बनाया जा रहा है। तो इसलिए इस फील्ड को तुम इन डाइपोल से कंपेयर मत करना, वो बोल रहे हैं हम। तुम कंपेयर किसको करना? ये वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को जो ऐसे बनाया गया है, और ये जो डाइपोल ऐसे गया उससे। ठीक है, समझ गई? हाँ, तो यानी कि यहाँ पर वो बात सही हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन है। अब तुमको करना क्या है? यहाँ पर डाइपोल प्लेस कर दी, ठीक है। तुमको पता है ये डाइपोल ऐसे घूमने लगेगा। हाँ, ये डाइपोल ऐसे घूमने लगेगा, ऐसे से ऐसे से घूमने लगेगा, ऐसे से। देखो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे इस टाइप से, ऐसे ऐसे घूमेगा डाइपोल। ठीक है, इस टाइप से घूमने लगेगा, घूमने लगेगा। बता रहे हैं क्यों घूमेगा। अच्छा, जब जैसे ही हम लोग अभी थोड़ा देर पहले अभी जस्ट पढ़े थे कि जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो चार्ज पे क्या लगता है? फोर्स। तुम बताना, जैसे ये एक प्लस चार्ज है तो इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो ये प्लस चार्ज पे फोर्स इस तरफ लगेगा या उस तरफ लगेगा? सही है कि नहीं आया समझ में? देखो ये वाला जो चार्ज है प्लस, इस पे एक फोर्स लगेगा क्योंकि ये किसमें है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। और किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो यानी कि इस तरफ लगेगा। तो इस फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं? F इज इक्वल्स टू क्यों ही लिखते हैं। तो ये कैसा चार्ज है? प्लस की माइनस? प्लस। तो क्या लिखोगे इसको? F1 ले ले, फोर्स को F1 ले ले। F1 इज इक्वल्स टू QE1, QE लिख लो। E क्यों लिखेंगे तब? इसको E1 क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे भाई क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है ना, उसको E1 E2 थोड़ी लेना है। नहीं समझी? देखो ये वाला जो चार्ज है वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये जो माइनस चार्ज है वो भी तो इसी फील्ड में है। तो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लिखोगी? दोनों का तो सेम फील्ड होगा ना, समझी? तो यहाँ पर इसको हम वेक्टर लगा ले इसके ऊपर, कोई दिक्कत? तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें तो वेक्टर लगाना नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? अब ये वाला चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? इस वाले पे। नेगेटिव वाला चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा बताओ? टुवर्ड्स नहीं लगता है, माइनस है तो आगे चलेगा ना। अभी ना बताया गया कि नेगेटिव चार्ज विपरीत चलता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और प्लस उसके साथ। नहीं आया समझ में? आया? तो इसका फोर्स को हम F2 ले लें, F2 ले लें फोर्स को, और वेक्टर लगा लेते हैं, और इसको क्या लिखेंगे? QE। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वेक्टर फॉर्म में इसका साइन भी बताना पड़ेगा। तो साइन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है ना। देखो अगर सिर्फ F इक्वल टू QE लिखते ना, तब यहाँ भी QE लिखते और यहाँ भी क्या लिखते हैं। लेकिन क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए चार्ज का साइन भी बताना पड़ेगा। ये बात बताया गया बहुत बार,
है। तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगाए हम और वहाँ पर प्लस लगा दिया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था। अब देखो ये वाला चार्ज, ये वाला फोर्स इस तरफ और ये वाला फोर्स इस तरफ। अच्छा, क्या ये दोनों फोर्स बराबर है? क्या ये दोनों फोर्स बराबर है? बराबर है। F1 इज इक्वल्स टू F2। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ, ये वाला इस तरफ और वो वाला, तो डायरेक्शन के लिए तो माइनस लगा दिया गया है। तो अच्छा, ये F1 F2 को ना फिजिक्स में ऐसा बोलते हैं कि दोनों को बराबर दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है। मैग्नीट्यूड समझती हो? मैग्नीट्यूड मतलब, हाँ, वैल्यू मतलब ये QE, तो ये भी QE, माइनस को इग्नोर कर दिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर बराबर, लेकिन डायरेक्शन दोनों का क्या है? अपोजिट। तो ये वाला फोर्स बोल रहा डाइपोल तुम इस तरफ चल, वो वाला फोर्स बोल रहा डाइपोल तुम उस तरफ चल, तो ये क्या होगा? किधर जाएगा? ये कहाँ जाएगा? रोटेट कैसे करेगा? तुम जब जैसे मान लो इसको ऐसे खींच रही हो और उसको ऐसे खींच रही हो, कैंसिल भी नहीं होगा। कैंसिल भी नहीं होगा, कैंसिल होने का चांस नहीं बनता। सुनो सुनो, कैंसिल क्यों नहीं होगा बता रहे हैं। देखो, कैंसिल होने के लिए ये तो ऊपर से खींच रहा है ना, और ये इस तरफ से खींच रहा है। नहीं समझी? नहीं समझी ना? देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक मेरे पास लकड़ी है, ठीक, मान लो ये डाइपोल ही है। डाइपोल यहाँ पर मान लो प्लस क्यू का है और यहाँ पर माइनस क्यू का है, ठीक है। तुम इस डाइपोल को इस तरफ से खींचती हो और इस तरफ से खींचती हो, तब तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट तो है, बट ये ऊपर है और ये कहाँ है? नीचे। तो इसलिए कैंसिल कैसे होगा उसको थोड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, है ना। चलो बताते भी कैसे कैंसिल हो रहा है। देखो कैसे कैंसिल हो रहा है बता रहे हैं। यहाँ पर ये फोर्स अगर तुम जोड़ोगी दोनों फोर्सेस को, एफ नेट निकालोगी। एफ नेट समझ रही हो? एफ नेट का मतलब ये दोनों फोर्स के बारे जब बात करोगी, इस फोर्स और इस फोर्स के बारे, तो एफ नेट और उसमें क्या लगा दो? वेक्टर। तो फिर क्या लिखोगी उसको? बताओ, तुम बताओ। F1 प्लस F2 की F1 माइनस F2? वेक्टर फॉर्म में प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि या इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फोर्स हो, अगर आप वेक्टर फॉर्म में जोड़ रहे हैं तो सिर्फ जोड़िएगा, माइनस मत लगाइएगा। ये मालूम है कि नहीं मालूम है ना। अब यहां पर ये F1 का वैल्यू कितना निकाले हम लोग? QE, तो QE लिख दें। F2 का वैल्यू कितना निकाले हैं? माइनस QE। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो, देखो यहां से नेट फोर्स जीरो आ रहा है, यानी कि फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। लेकिन सुनना बाबू, कुछ तो होगा ना इसमें, क्योंकि अभी तुमको हम जस्ट फील करवाएं कि जब ऐसे किसी को खींचते हैं, जैसे मान लो कि इधर से हमको एक लड़की ऐसे खींच रही है, इधर से एक लड़का ऐसे खींच रहा है, दोनों सेम फोर्स है, तब तो हम बीच में रह जाएंगे। लेकिन मान लो लड़की ऊपर से ऐसे खींच रही है और लड़का नीचे से खींच रहा है, तो कुछ तो इफेक्ट दिखेगा ना, बराबर से खींचेगा तो कुछ तो इफेक्ट दिखेगा ना मेरे में। ठीक वैसे ही है कि ये टॉर्क अगर ऐसे सीधा रहता ना जी, सुनना ध्यान से मेरी बात, अगर ये टॉर्क ऐसे सीधा रहता, समझना, तो ऐसे खींचते इधर खींचते तो दोनों कैंसिल हो गए, कितना आता? और इस केस में जब ऐसे टेढ़ा किया तब भी जीरो आ रहा है, लेकिन कुछ तो नया चीज दिखेगा ना, क्योंकि ये टेढ़ा तो है ना। बात समझ में क्या बोल रहे हैं? हमको ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे खींचा जा रहा है, हमको ऐसे इधर से ऊपर से और नीचे से ऐसे खींचा जा रहा है। अगर ऐसे खींचता हमको कोई इधर से और उधर से, तब तो हम बीच में ही रहते हैं। लेकिन इस बार हमको ऊपर से ऐसे खींचा जा रहा है, ऊपर से भी खींच रहा है, ऐसे भी खींच रहा है, तो कुछ तो मेरे में इफेक्ट दिखेगा। सर आपको हाथ टूट जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसमें क्या इफेक्ट दिखेगा? तो उस इफेक्ट का नाम है टॉर्क। ऐसे ऐसे खींचने और ऐसे खींचने की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा। और बार बार बोल रहे हैं ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। क्यों ऐसे घूमेगा? ऐसे क्यों नहीं घूमेगा? अभी उसका भी रीजन समझ में आएगा कि हम क्यों बोल रहे हैं कि ये ऐसे घूमेगा। क्योंकि देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम थोड़ी देर पहले, लिखे थे टॉर्क का फॉर्मूला P क्रॉस E लिखे थे, याद करो। अभी एक्सप्रेशन इसलिए लिखवाया गया, तो यानी कि P से E की तरफ, P से E की तरफ, P क्रॉस E, ये फिजिक्स में रूल है, जिसमें जैसे P लिखे। अच्छा तुम इसको ऐसे लिख सकती हो, ये क्रॉस है बाबू, मल्टीप्लीकेशन नहीं है। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। जो 11th में पढ़ा है वो समझ रहा होगा। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम समझा, हम किस लिए हैं, हम किस लिए समझाने के लिए। हाँ अभी बता देंगे हम, ये क्रॉस नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसको तुम E क्रॉस P लिख सकती हो, कतई नहीं, ये जुर्म है, खून, ये तुम खून कर रही हो अगर ऐसे लिख रही हो, तो ये गलत हो गया। ऐसे तुम इसको नहीं लिख सकती हो। E क्रॉस P, इसका मतलब दूसरा निकल जाएगा। इसका मतलब ये निकल जाएगा कि तुम टॉर्क को कैसे रोटेट कर रही हो, उल्टा रोटेट कर रही हो। लेकिन ये कैसे रोटेट होना चाहिए? देखो बाबू, E क्रॉस P का मतलब बताते हैं। E से P की तरफ, E से P समझ रही हो, ये E और P किधर है? इधर। तो E से P ऐसे हो जाएगा, मतलब इसको ऐसे घुमाओगे। फिर ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। लेकिन ये कैसा घूमेगा?
क्योंकि P क्रॉस E है, मतलब P से E की तरफ जाना है, यानी कि ऐसे घूमेगा ये डाइपोल। ये मतलब मीनिंग है इसको बोलने का कि ऐसे घूमेगा और हमेशा ऐसे ही घूमेगा। अभी तुमको बता, और ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे हवा हम बोल दे रहे हैं, ये ड्राइव करके दिखाएंगे उसको, ठीक है, कैसे आया। तो ये फॉर्मूला खैर आने वाला है, तो तुमको थोड़ा थोड़ा हम बता दिए कि अच्छा यहाँ पर देखो, तुमको ये एक डाउट होना चाहिए कि सर यहाँ पर फोर्स 0 है तो फिर भी ये रोटेट कैसे कर रहा है, क्योंकि देखो इसको हम लोग टेढ़ा रखे हैं ना, अगर ऐसे सीधा रहता तब तो पक्का वही जो तुमको समझाया अभी, हमको ऐसे खींचा जा रहा है ना, तो कुछ नया इफेक्ट दिखेगा और उस नया इफेक्ट का नाम होगा टॉर्क। अब कैसे लग रहा है अभी हम बताते हैं। तो ये जो किए है ना, अभी हम इसको भी लिखना पड़ेगा तुमको, पहले देखो क्या कैसे लिखना है वो हम बता रहे हैं, फिर अभी समझाएंगे धीरे धीरे करके। यहाँ तक समझ में आया कि फोर्स तो 0 है, ये कन्फर्म है, फोर्स 0 है क्योंकि ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन ये ऐसे क्या हुआ, तुमको क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पहले इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, 2 लाइन पहले इस डायग्राम के बारे में लिखोगे, है ना। यहाँ पर 2 चार्जेस, क्योंकि एग्जाम में तुम बिना लैंग्वेज लिखे सिर्फ करोगे डेरिवेशन तो मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि डेरिवेशन में मार्क्स तभी मिलता है जब तुमको कुछ 2-3 लाइन लिखना पड़ता है। 2 चार्जेस माइनस क्यू, सानिया नींद आ रहा है, एन प्लस क्यू आर सेपरेटेड, सफ़ेद झूठ बोलती हो आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। सानिया को ना हम स्पेशल सानिया के लिए एक माइक खरीद के रखेंगे जो कुछ भी बोले तो सुनाई दे 2 चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड। सानिया से तुम मिला 10 साल बाद, फिर देखना आवाज़ कितना तेज हो जाएगा ए बाबू उधर नहीं, इधर नहीं, अरे उधर नहीं, पूरा खतरनाक करेगी एकदम, पूरा बच्चा लोग इधर उधर रहेगा इतना मारेंगे ना तुमको, ऐसे आवाज़ रहेगा। 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a ऐसे ही करेगी। आलू इतना हो गया कब से, पूरा नहीं नहीं हम उधर से लेंगे भले कार से उतरे लेकिन ये बस जरूर करोगी, क्या है कि नहीं, चाहे कार से ही कुछ नहीं, क्या पता बाइक चलाएगी, हो सकता है तो यहाँ पर 2 चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। पहले ये लाइन लिखो, उसके बाद लिखना फिर यहाँ लिख रहे हैं हम, ठीक है, समझ जाना। फिर देखो इसके बाद यहाँ लिखना, उसके बाद ये काम करना, उसके बाद ये काम करना। द टू फोर्सेज F1 एंड F2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो दोनों का विपरीत है, F1 इधर F2 उधर, लेकिन दोनों का वैल्यूज इक्वल है। लिखो इस बात को, 2 फोर्सेज F1 एंड F2 आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बट सेम इन मैग्नीट्यूड, सेम। उसके बाद ये काम करके दिखाना, उसके बाद ये चीज ये भी तुमको दिखाना है डायग्राम में। ये समझाने के लिए नहीं बनाया गया है, ये वाला F1 को ऐसे दिखा के ये लिखा गया है, ये समझाने के लिए नहीं बताया गया है, इसको लिखना है तुमको, डायग्राम में दिखाना है ये सब, ये F1 F2 पूरा बना के दिखाना है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ इस लाइन को लिखने के बाद ये लिखना कि F1 इज इक्वल टू F2। तो इससे ये पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, इसको ऐसे बराबर दिखाने से। उसके बाद फिर ये डेमोन्स्ट्रेट करके बता देना, ये वाला यहाँ से फिर करना, 0 आ गया। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में चलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, जैसे है नहीं एक्सियल, पागल हो गए, स्ट्रेट लाइन में एक्सियल, तुम जो पढ़ रही हो उसको मिलाने की कोशिश कर रही हो ना, कुछ तो निकल जाएगा बात क्या जैसे मान लो कि ये एक, सुनना यहाँ से इसके बारे में बता रहे, जैसे मान लो कि ये एक यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन है, फिजिक्स में इंक्लाइन प्लेन का नाम बहुत बार सुनी हो, इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पर तुम एक फुटबॉल रख देती हो हैं, और साफिया मारती है एक लात फुटबॉल को, ऐसे तो फट जाएगा फुटबॉल, थोड़ा हल्का लेते हैं, मान लो तानिया एक लात मारती है फुटबॉल को, तो फुटबॉल लुढ़क के इस तरफ आएगा, लुढ़कते यहाँ तक पहुँचेगा। तो फुटबॉल क्या गोल गोल घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो गोल गोल घूम रहा है और आगे बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर ये क्या दिख रहा है कि आगे ये बढ़ रहा है। क्या ये रोटेशनल मोशन है, मतलब कि यहाँ पर इसमें टॉर्क लग रहा है फुटबॉल में, फुटबॉल को जब एक लात मारी है तानिया तो इसमें टॉर्क लगा कि फोर्स लगा, बताओ। सिर्फ फोर्स लगा, क्योंकि वो मारी तो फुटबॉल आगे बढ़ गया ना। फिक्स्ड कहाँ है फुटबॉल, फिक्स करके ऐसे से घूम रहा है, लेकिन गाड़ी का जो चक्का है, कार का चक्का, उसमें क्या लगता है, उसमें टॉर्क लगता है, क्योंकि फिक्स होकर ऐसे से घूमता है और आगे भी बढ़ता है। तो ये जो फुटबॉल है ये सिर्फ आगे बढ़ रहा है, यानी फुटबॉल में क्या लग रहा है, फोर्स, एक लात मारी तो आगे बढ़ गया। समझ रही हो क्या बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो डाइपोल है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, अच्छा सुनो, ये लिखो मत अभी, ये डाइपोल ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, घूमते घूमते आगे भी बढ़ रहा है क्या, आगे बढ़ रहा है क्या, नहीं, अपना एक्सिस पे फिक्स होकर के, इस पॉइंट के अबाउट फिक्स होकर के ऐसे गोल गोल घूम रहा है, यानी कि ये जो डाइपोल है इसमें सिर्फ क्या लगना चाहिए,
टॉर्क लगना चाहिए। अगर फोर्स लगता तब तो ये आगे बढ़ जाता, और फोर्स देखो अभी कितना रहा है, जीरो। तो फिजिक्स के भाषा में जब किसी पे फोर्स लगा, सुनना, फिजिक्स के भाषा में जब किसी पे फोर्स लगता है तो उस मोशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है गोल गोल घूम के आगे बढ़ना। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है गोल गोल घूम के आगे बढ़ना, सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, हल्का गोल गोल घूम के आगे, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। और वो कैसे आता है ट्रांसलेटरी मोशन? फोर्स से कि टॉर्क से? बता भाई। ट्रांसलेटरी मोशन फोर्स लगाने से आता है कि टॉर्क लगाने से आता है? फोर्स लगाने से ना। जैसे फुटबॉल को एक लात मारी तो फोर्स लगाई ना उस पर, तब ना वो आगे बढ़ा है। टॉर्क इसमें कहां लग रहा है? टॉर्क कब लगता है? जब कोई चीज फिक्स होता है। सिर्फ गोल गोल घूमने से काम नहीं चलेगा। जैसे हम ऐसे घूम रहे हैं, मेरे पर टॉर्क, वैसे थोड़ी ये टॉर्क थोड़ी हुआ भाई, फिक्स थोड़ी हम कहीं पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, तो क्या इसमें ट्रांसलेटरी मोशन है इस डाइपोल में? क्योंकि इसका फोर्स कितना है? जीरो। लेकिन इसमें टॉर्क तो लग रहा है। तो टॉर्क जब लगता है ना तो उसको क्या बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में? रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। तो ये जो तुमको दिख रहा है डाइपोल, इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा? इसमें ट्रांसलेटरी मोशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका फोर्स क्या है? जीरो। लेकिन क्योंकि अभी तभी से बता रहे कि ये गोल गोल घूमेगा, क्योंकि इस पर टॉर्क लग रहा है, तो इसमें कौन सा मोशन होगा? सिर्फ। तो ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये जो टॉर्क है, जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को इसमें रखते हैं, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर टॉर्क लगता है, यहां तक तो तुमको पता है। लेकिन वो कौन सा मोशन करता है? और 4 ऑप्शन दे देगा, तो ऑप्शन सिर्फ कौन सा सही होगा? रोटेशनल। क्या बोल रही हो? सर्कुलर रोटेशन से देखो, जैसे ये फुटबॉल गोल गोल घूम रहा है ना, तो सर्कुलर मोशन हुआ। लेकिन रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है? फिक्स होके घूमना। तो ये फुटबॉल सर्कुलर मोशन तो कर रहा है, लेकिन रोटेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि रोटेशन के लिए फिक्स होना जरूरी है, फिक्स होके घूमना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं कि नहीं आ रहा है? आया यहां तक समझ में कि कोई डाउट है? हाँ, फिक्स होके तब जब कोई रोटेट करेगा तब उसको क्या बोलोगी? रोटेशनल मोशन। अगर फिक्स्ड नहीं है, कौन? हाँ, अपना एक्सिस पे घूमता है ना, अपना एक्सिस पे घूमता है, तो फिक्स है ना, तो उसका एक्सिस तो वो रोटेशनल मोशन में है। पृथ्वी रोटेशनल मोशन में है, और पृथ्वी ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रहा है, क्योंकि वो गोल गोल घूम के आगे भी तो बढ़ रहा है, इसलिए उसमें दोनों हो रहा है, रोटेशन एज वेल एज रिवॉल्यूशन। समझ रहे हो? तो वो अलग चीज़ है, उसको थोड़ा सा और डिलेट है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे हवा में बोल दिए तो पार हो गया, नहीं नहीं, थोड़ा सा उसमें और डिटेल्स में जाना है। वो वाला कि पृथ्वी में एक्चुअली क्या होता है, उसके बारे थोड़ा सा उसमें और डिटेल्स है, ऐसे ऊपर ऊपर नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि देखो उसका जो एक्सिस है ना, सुनना, उसका जो एक्सिस है ना वो चेंज होते रहता है। पृथ्वी का घूमने का एक्सिस चेंज होते रहता है, पृथ्वी का फिक्स नहीं होता है, एक्सिस चेंज हो जाता है साल साल में नहीं, महीना महीना में उसका एक्सिस चेंज होता है। उसका एक्सिस डिफाइंड नहीं है, एक्सिस है लेकिन डिफाइंड नहीं है एक्सिस। इसलिए उसको कंफर्म ये बोलना कि वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये गलत है, एक्सेप्शनल टाइप का हो गया थोड़ा वो। क्योंकि इसका एक्सिस देखो, जैसे ये जब घूमेगा बाबू तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा? इसके अबाउट ऐसे घूमेगा। लेकिन पृथ्वी का वो चीज़ फिक्स नहीं, कभी पृथ्वी ऐसे घूमता है, कभी पृथ्वी ऐसे घूमता है, चेंज करते रहता है अपना एक्सिस। समझ रही हो? तो इसलिए हाँ, पृथ्वी अपना एक्सिस चेंज करते रहता है, रोटेशन वाला एक्सिस जो है उसको बदलते रहता है। ठीक है? कभी सुनी हो कि पृथ्वी ऐसे घूमता है कि ऐसे घूमता है? वो बताया गया कहीं पर? नहीं बताया गया, क्योंकि अपने एक्सिस को बदलते रहता है, जस्टिफाई नहीं किया गया। गूगल में सर्च करना ना कि क्या अर्थ का रोटेशन होता है कि ये होता है, तो तुमको बता देगा। एक्सिस उसका बदलते रहता है, इसलिए कंफर्म नहीं है बोलना कि क्या कर रहा है, कैसा मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन कर रहा है पृथ्वी, सर्कुलर मोशन कर रहा है पृथ्वी में, सर्कुलर मोशन हो रहा है। हाँ, गोल गोल घूम रहा है ना भाई, तो सर्कुलर मोशन तो हो ही रहा है। जैसे ये पंखा देख लो, पंखा, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल। जैसे ये पंखा घूम रहा है तो ये पंखा पक्का रोटेशनल मोशन कर रहा है, और इसका रोटेशन का एक्सिस भी फिक्स है कि जैसे घूम रहा है वैसे ही घूमते रहेगा। ऐसा कभी मन किया उधर घूमने लगा, कभी मन किया इधर, नहीं, फिक्स है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये पंखा रोटेशनल मोशन में, सर्कुलर में नहीं है। लेकिन सुनो सुनो, ए जंगली, सुनो सुनो, इस पंखा पे अगर हम कोई मच्छर बैठा दे, मच्छर मतलब कि उसका जो वो दिख रहा है, वो फैन का वो रहता है, फैन जो ऐसे एक उसका पंखा ये है जो क्या बोलते हैं, ब्लेड, फैन का जो ब्लेड है ना, फैन का ब्लेड में अगर कोई हम मच्छर को बैठा दें तो वो मच्छर ऐसे घूमेगा, तो मच्छर किस मोशन में होगा? सर्कुलर में। लेकिन ये जो पूरा पंखा है वो किस में है? ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है। हाँ, वाह वाह वाह, कहाँ भाई वैसा हो रहा है? पागल उगल है। पंखा का डायरेक्शन एक ही होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में घूमता है। हाँ देखो, चेक करो, ऐसे से घूम के फिर ऐसे से होता है। गजब है आदमी हो यार। नहीं, चलो यहां तक समझ में आया। यानी कि अच्छा, ये जो डाइपोल रोटेट कर रहा है बाबू, सुनो सुनो, ए जंगली सुनो, उसको पार्लियामेंट नहीं खोलना है भाई। ये जो डाइपोल घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है क्या? ये ऐसे घूम रहा है, फिक्स है ना कि ऐसे ही घूमेगा, तो रोटेशन है भाई इसमें, रोटेशनल मोशन है। हाँ, फिक्स भी किया हुआ है, रोटेशन भी, सब चीज़ है इसमें, तो रोटेशन मोशन। टॉर्क एक बार फिर से बताएं, टॉर्क वो चीज़ होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को घुमा दे, लेकिन किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट। जैसे ये ऐसे घूमने वाला है ना, ये रुका हुआ में जो घूमे,
हाँ उसके बाद जैसे ये पंखा, अरे बेस्ट एग्जाम्पल, पंखा से अच्छा एग्जाम्पल और कुछ नहीं किताब में दिया हुआ यार, एनसीईआरटी में, अपने से नहीं बता रहे। अर्थ एक जगह पे रुका हुआ है, लेकिन अपना एक्सिस चेंज करता है ना वो। अर्थ ऐसे ऐसे घूमना, वो रोटेशन थोड़ी हुआ यार, दैट इज नॉट रोटेशन। उसको छोड़ो, अर्थ को, अर्थ के बारे में पढ़ना है। अर्थ के बारे में बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तुम बात करने में व्यस्त थी। क्या लिखोगी इसके बारे कि नो ट्रांसलेटरी मोशन, हाँ नो ट्रांसलेटरी मोशन। अभी रोटेशन मत लिखो, बाद में लिखना जब उसके बारे में बताओगी तो। नो ट्रांसलेटरी मोशन बिकॉज द नेट फोर्स इज जीरो, द नेट फोर्स इज जीरो। कभी कभी रीजन भी पूछता है क्यों नहीं होता है, तो लिख लोगे ना रीजन, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। ठीक है, क्लियर है ये। चलो अब हम लोग टॉर्क निकालते हैं। हाँ बोलो बाबू, ना मालूम है, अब इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है। हाँ बहुत बड़ा डेरिवेशन, देखो, अरे बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन। टॉर्क निकालना है ना, टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया गया आप लोग को, इतना इज्जत से पढ़ा, फोर्स इंटू, इंटू है ये रे, इंटू है ना, इंटू पर, इसको क्रॉस में समझना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू चार्जेस। और ये टू चार्जेस कौन है, डाइपोल। देखो बाबू क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, सही है। ये वाला फोर्स इस तरफ और ये वाला फोर्स उस तरफ, तो इसके बीच का परपेंडिकुलर, सही है। टू फोर्सेस या फिर डाइपोल, दो चार्ज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये चार्ज इस तरफ और ये चार्ज इस तरफ, ये लोग के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, नहीं होगा ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब देखो ये वाला, देखो 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 बता बाबू, ए देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, ये तो टेढ़ा है, ऐसे टेढ़ा चल के जाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का मतलब तो सीधा चलना। देखो इसको ऐसे आगे बढ़ाओ और इसको ऐसे खींच लो, तो ये कैसा डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर, मतलब तुम ऐसे सीधे चलोगी, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, तो इस डिस्टेंस को यहाँ पर पुट कर देना। अच्छा तुम तो बोलेगी सर आप तो अभी बताए थे कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फिर ये सब कहाँ से आ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हम किसके लिए टॉर्क निकाल रहे हैं बताओ, डाइपोल के लिए निकाल रहे हैं ना, तो डाइपोल के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाइपोल का बीच का लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। टॉर्क निकाल रही हो किसके, उसको भी देखना पड़ेगा ना किसके लिए निकाल रही हो। वो तो फॉर्मूला पीछे बताया गया था वो दरवाजा के लिए था, कि दरवाजा में अगर टॉर्क निकालना है, हर गेट में टॉर्क ही लगता है ना, कि कोई अनोखा गेट है जिसमें फोर्स भी लगता है, नहीं, वो वाला दरवाजा में भी याद करो, जो ऐसे एक इंसान घुसा है तो ऐसे दरवाजा घूमने लगता है, वो वाला जो मॉल वॉल में लगा रहता है, तो उसमें भी तो टॉर्क ही लग रहा है ना, क्योंकि वो फिक्स हो कैसे से घूम रहा है इसीलिए। तो यहाँ पर फोर्स कितना लिखोगी सानिया बताओ। अच्छा यहाँ पर ना एक और चीज़ लिखा रहता है, फोर्स को ऐसे भी लिखा रहता है, फोर्स ऑफ आइदर चार्जेस। आइदर समझती हो, आइदर चार्जेस मतलब दोनों में से किसी का भी लो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लोगी कि विथ साइन लोगी सानिया, मैग्नीट्यूड लेना है हमेशा यहाँ पर मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना यहाँ पर। ये टॉर्क में वेक्टर लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं, लो इस टॉर्क को हटा के हम सिर्फ टाउ लिख दें चलेगा। हाँ फोर्स ऑफ आइदर चार्जेस इनटू यही वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में पूरा लिखोगी ना, ऐसे शॉर्ट में नहीं छोड़ के आना है। तो फोर्स कितना है सानिया बताओ भाई, फोर्स बिटवीन आइदर चार्जेस पूछा जा रहा है, नेट फोर्स पूछा जा रहा है क्या, नेट फोर्स जीरो है ना, किसी एक चार्ज का फोर्स का बात करेंगे तो क्यों ही है ना, नहीं समझी बाबू, तुमको नहीं आया समझ में बिल्कुल। हम एक चार्ज पे फोर्स पूछा जा रहा है ना यहाँ पर, नेट फोर्स थोड़ी पूछा जा रहा है, आइदर चार्जेस मतलब दोनों में से कोई एक। अच्छा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इधर नहीं रहा इधर लिखा है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चलो ये कौन बताएगा, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, तो यहाँ से हम ये थीटा निकाल सकते हैं कैसे, साइन थीटा निकालो जरा यहाँ से, ये डिस्टेंस चाहिए ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ये है ना, अरे भैया थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये कितना है मालूम है क्या, ये मालूम है, अरे यही तो निकालना है। तो यहाँ से ये हाइपोटेनियस को, चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन यहीं पर दिखा देते हैं, क्योंकि तुमको पेपर में करके दिखाना होगा ना कैलकुलेशन। किसको वेक्टर, नहीं 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 वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखोगी, वेक्टर फॉर्म में लिख के वो बहुत पूरा खिचपिच हो जाएगा, उसमें खिचड़ी बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना, किसी भी किताब में वेक्टर फॉर्म लेके नहीं समझाया, खिचड़ी बन जाएगा पूरा उससे। वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन खिचड़ी बन जाएगा। नहीं स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी उसको स्केलर फॉर्म में लिखते हैं ना हाँ तो उससे क्या हो गया, अभी देखो, हाँ टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन है भाई, वही तो बताया जा रहा था अभी से, कि या तो पंखा ऐसे घूमेगा, हमेशा ऐसे ही घूमने रहना चाहिए, क्योंकि टॉर्क का डायरेक्शन भी है,
समझ रही हो? जैसे तुमसे पूछा कि ये पंखा घूम रहा है तो इस पर टॉर्क लग रहा है, अच्छा ठीक, किधर लग रहा है ये बताइए, तो तुम बताओगे ना हाँ ऐसे लग रहा है क्योंकि पंखा ऐसे घूम रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर किसी चीज़ पर टॉर्क लगता है तो उसका एक ही दिशा होना चाहिए, ये नहीं कि कल होके वो ऐसे घूमने लगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं दोस्त? तो टॉर्क का एक डायरेक्शन फिक्स होता है। तो अभी इस फॉर्मूला को ड्राइव करने के बाद फिर इसको किस में लिखेंगे हम लोग? वेक्टर फॉर्म में। अभी ये स्केलर फॉर्म में पहले ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है? बहुत लंबा डेरिवेशन है ना, 3-4 पेज लगेगा कम से कम। तो यानी कि फोर्स ऑफ आइदर चार्ज कितना लिख दिए, क्यों ही, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो क्या निकालोगे उसके लिए? साइन थीटा। तो साइन थीटा बताएं अभी P/H, P निकालना है तो उसको ऐसे रहने दो और ये H को इधर भेज दो, तो साइन थीटा इंटू H। हाइपोटेनियस कितना है साफिया? हाइपोटेनियस तुम साफिया है, साफिया को जोड़ेंगे दो तो ना तब बनोगी। तो इसको हाइपोटेनियस इधर भेजें, तो इस हाइपोटेनियस को हम इधर भेज दिए, ठीक है? तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना होता है? 2a। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर आ गया साइन थीटा इंटू 2a। मुंह कान नहीं खुजाओ, यहाँ देखो क्या मुंह कान सेट कर रही है बैठ करके, कभी चश्मा सेट कर रही है, कभी मुंह कान सेट कर रही है। देखो यहाँ पर, यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आया? 2a इंटू साइन थीटा। तो यानी कि इसका जगह क्या लिख देंगे? 2a इंटू साइन थीटा। समझ में आया यहाँ तक? इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हम लिख दिए 2a इंटू साइन थीटा, ठीक है? तो ये वाला एग्जाम में करके आओगी तो भी ठीक, नहीं भी करोगी इसको तो तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? हाँ यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से इसको, अगर इसको नहीं भी करोगी ना वो वाला जो पार्ट किया तब भी चलेगा, फिर उसको हम उधर लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा बताओ? ये देखो ए Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, इसका जगह पगला लिख सकते हैं PE साइन थीटा। और ये टाउ को उतार दो, टाउ निकाल रही थी ना, टॉर्क, हाँ टाउ। तो इसको तुम अब वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगी? वेक्टर फॉर्म में लिखोगी टाउ इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, स्मॉल p लिखोगी, हाँ। तो देखो फिर तुम जब इसको खोलोगी ना क्रॉस को, तो क्रॉस को जब खोलोगी तो क्रॉस को खोलने से साइन थीटा आएगा। अगर यहाँ पर डॉट रहता ना तो कॉस आता, लेकिन क्योंकि यहाँ क्रॉस था इसलिए साइन अपने आप आ जाएगा। ये फॉर्मूला है बाबू, चलो यहाँ फॉर्मूला हम साइड में बता दे रहे हैं, ठीक है? इधर हाँ बताए हैं रे, फिर भी पूछ रही है। पूछने नहीं मतलब पूछने से दिक्कत नहीं है, मतलब फिर भी गलत बोल रही हो, ये हम बोल रहे हैं। जैसे देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है A क्रॉस B है ना, तो इसको क्या लिखोगी? AB साइन थीटा। वैसे ही यहाँ पर P क्रॉस E है तो इसको क्या लिखोगी? PE साइन थीटा। इस हिसाब से आया वहाँ पर, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है भाई? ये तुमको आया समझ में? व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, कौन बताएगा? एंगल बिटवीन किसके, वही तो जानना है हमको। हाँ तुम छोड़ दे रहे, तुम छोड़ दे रहे, तुम बताओ रिया। वाह 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 वाह। देखो जब भी एंगल बनता है ना तो दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बनता है, कभी भी स्केलर क्वांटिटी के बीच में एंगल नहीं बनता है। चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज एंगल कैसे बना लेगा? हमेशा वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बनता है एंगल, ठीक है? हट जा रहे हैं, हटिए ना जी, तैयारी कर रही है अभी से ही, जाएगी ना, लीजिए ना जी। बताओ 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 बताओ। हाँ करेक्ट, डाइपोल और, वेरी गुड, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, वेरी गुड, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है ना। देखो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इतना सोच क्या रही थी भैया, P और E के बीच क्रॉस हो रहा है ना, तो जिसके बीच में क्रॉस हो रहा है उसी का ना बीच का एंगल होगा। अरे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्रॉस हो रहा है तो उसी का एंगल है ये, क्योंकि इन्हीं दोनों को क्रॉस करने से ये आ रहा है ना साइन थीटा। तो यानी कि डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है साइन थीटा। समझ में आया क्या बोले हम हैं? तो जिन क्वांटिटीज को क्रॉस किया जाएगा जिनका, वही एंगल होगा यहाँ पर। अच्छा एक और बात सुन लो, सुन लो, सुनो सुनो, एक और बात सुनो, सुनो एक बार, यहाँ पर जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर है डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, इसीलिए इन दोनों के बीच में क्रॉस आ रहा है। अगर ये दोनों में से कोई भी स्केलर होता तो यहाँ पर क्रॉस नहीं आता। साइन थीटा क्यों आता है वो क्लियर हुआ? क्योंकि क्रॉस के फॉर्मूला से साइन थीटा ही आता है। ये सब डॉट होता तो कॉस थीटा, लेकिन डॉट तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये भी वेक्टर और वो भी वेक्टर। लेकिन डॉट प्रोडक्ट भी दो वेक्टर, ये इसके क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज के बीच का होता है। देखो बाबू सुनो, यहाँ पर क्रॉस क्यों लगाया गया उसका रीजन बताते हैं। हाँ वही तो बता रहे हैं कि हमेशा दो वेक्टर का क्रॉस भी होता है और डॉट भी हो सकता है। देखो बाबू यहाँ पर सुनो 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 सुनो, जैसे मान लो रहता है A डॉट B, यहाँ देखो सब लोग, अभी कोई नहीं लिखेगा कॉपी में, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? AB
कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये डॉट है, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है, डॉट यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो तुम पढ़ती हो 11th में, तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा आता। तो यहाँ भी तो वेक्टर लगा रहे हैं, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी किसका होता है। तो यहाँ पर फिर डॉट क्यों नहीं लगा दिए, क्रॉसे काहे लगा रहे हैं, कौन बताएगा इसका जवाब, बताओ। नहीं 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 नहीं, साइन थीटा ये बोल रही है कि सर क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा है इसलिए आप लिए क्रॉस, ये भी सही बोल रही है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ये तो मैथमेटिक्स हो गया कि यहाँ पर साइन थीटा है इसलिए क्रॉस लेना पड़ा, नहीं समझी, ये इसका भी रीजन सही है ना कि सर क्योंकि आपका यहाँ पर फॉर्मूला में साइन थीटा आ रहा है इसलिए आपको क्रॉस लेना पड़ रहा है मजबूरी में, अगर कॉस आता तो आप डॉट ले लेते हैं, इसका भी बात सही है, लेकिन इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस कि हम लोग को यहाँ पर क्रॉस ही लेना पड़ रहा है, डॉट नहीं लेना पड़ रहा है, बताओ। देखो क्योंकि ये जो टॉर्क आंसर में आ रहा है ना, दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, सुनना ध्यान से, ये जो टॉर्क है ये वेक्टर है, क्या ये टॉर्क वेक्टर है, क्या ये टॉर्क वेक्टर है, हाँ वेक्टर है, डायरेक्शन होता है इसका, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट होता है बाबू, डॉट प्रोडक्ट में यहां पर जो आंसर आता है वो क्या आता है, स्केलर, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा आंसर क्या आता है, वेक्टर। नहीं समझ में आया, किसको नहीं आया हाथ उठाओ जरा, जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो हाथ उठाओ, तुमको कुछ नहीं समझ में आया भाई, आ गया समझ में सबको, देख रही हो बहस कर रही है नहीं तो यहां पर क्रॉस इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहां पर आंसर में टॉर्क आ रहा है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, अगर टॉर्क स्केलर होता तब यहां डॉट लगा लेते हैं, क्लियर है, हाँ कल से सानिया भी छीकेगी तो ये समझ में आया कैसे आया डेरिवेशन लंबा था, 2 लाइन का था सिर्फ, एक्सप्लेनेशन जोरदार है इसमें। अच्छा एक और बात, यहाँ पर ये जो, हाँ ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन आता भी ये वाला, अच्छा सुनो ये वाला जो है ना सिंपल तो है, टॉर्क इंटू फोर्स खत्म, 2 लाइन का है, और ये वाला निकाल देना है बस। अब देखो हम तुमको बहुत ईजी में बताएं और ऐसे ही किताब में भी दिया है, हम अपने से नहीं बताएं, पहले एक हम डेरिवेशन करवाया करते थे, कंपोनेंट इसका ब्रेक करवाते थे, उसके बाद बहुत लंबा, कम से कम हमको लगता है ये लंबा भी नहीं था, 1 पेज में होता था वो डेरिवेशन, तो अब वो बंद करवा दी क्योंकि एनसीईआरटी में वो नहीं दिया वो डेरिवेशन, इसलिए उसको नहीं करवा रहे हैं, हालांकि उसमें बहुत लॉजिकल है वो डेरिवेशन एक और जो है, लेकिन उसको हम नहीं करवाएंगे क्योंकि तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है ना ये सब, इसीलिए। तुमको मालूम है एक बात, ऐसा लगता होगा कि डेरिवेशन का कोई काम नहीं होता है, लेकिन डेरिवेशन से बीच से भी सवाल पूछता है नीट में, डेरिवेशन का बीच से भी क्वेश्चन पूछता है नीट में, हाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर एक बार वही देखो, इस पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर 2 डाइपोल के बीच में हमको टॉर्क निकालना है, और 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक ऑप्शन ये था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, एक ये ऑप्शन ये था, दूसरा ऑप्शन ये था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे था, और एक ऑप्शन ये, और भी कुछ ऑप्शंस था, तो आंसर ये वाला सही होता। बहुत लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार के आया, क्योंकि टॉर्क तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही निकालते हैं ना, लेकिन जब डाइपोल के लिए निकालेंगे तो पूरा बात लिखना पड़ेगा ना कि 2 चार्ज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऐसे सवाल पूछता है डेरिवेशन से, तो जो डेरिवेशन करेगा उसको ना पता होगा कि क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम लोग को इसका केसेस लेना है, जो एग्जाम में केसेस पूछता है, उससे पहले यहाँ पर लास्ट कंक्लूजन क्या लिखोगी कि इस डाइपोल में सिर्फ क्या लग रहा है, टॉर्क, तो कंक्लूजन लिख लो कि इस डाइपोल में सिर्फ टॉर्क लग रहा है, यानी कि ये किस मोशन में है, तुम बताओ किस मोशन में, ट्रांसलेटरी की रोटेशनल मोशन, क्योंकि ये घूम रहा है एक फिक्स एक्सिस के बहुत, ठीक है वही ना, अभी थोड़ा देर में आ रहा है, थोड़ा देर में आ रहा है, बताना उसका जवाब। अच्छा जिससे पूछा जाए ना वही जवाब देगा, ठीक, नहीं तो तुमको तानिया जैसा होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हाँ तो यहाँ पर कंक्लूजन ये लिखोगी, ओनली रोटेशनल मोशन, ओनली रोटेशनल मोशन, तो शाम में पूरा एकदम कसर उड़ा दोगे एक ही बार में, दिन भर का है, पूरा एक दस्तरखान साफिया के लिए एकदम पूरा लगेगा, एक दस्तरखान अलग से बेड रखता होगा नहीं ये बेड साफिया तुम्हारे लिए है, दस्तरखान लगाया रहता होगा अलग से हाँ बोलो बोलो, एक तरबूज इधर से बोलो बोलो आगे बोलो, हाँ 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 यही रहेगा। चलो ये हो गया, अब हम लोग को केसेस के बारे में बात करना है, तो इसके ऊपर केसेस करना है ये वाला फॉर्मूला के ऊपर कि कब टॉर्क कितना लगता है, कब टॉर्क कितना लगता है अलग अलग एंगल पे। जैसे टॉर्क का यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा जा रहा है, और इसको हम लोग फिर लिख रहे हैं, अच्छा ऐसे मत लिख देना कभी, ये गलत हुआ, दिस इज रॉन्ग, ऐसे तुम नहीं लिख सकती हो, ये गलत है, गलत है ना, इसको ऐसे खोल दोगी तो फिर वहाँ पर बताना पड़ेगा डायरेक्शन भी, तो इसको ऐसे लिखो, अलग से ही लिखो, साथ में मत लिख देना। अब हम लोग को केस नंबर 1 पे आना है, लिखो केस नंबर 1, केस नंबर 1, उसमें लिखना
when when dipole when dipole is, लिखो लिखो जल्दी से, when dipole is aligned, aligned समझती हो, align मतलब सजाना, when dipole is aligned along the same direction, आज बहुत खतरनाक तुम्हारा तबीयत खराब होने वाला है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल किसको बोल रहे हैं पता है ना? डाइपोल मोमेंट लिखना चाहिए हमको यहाँ पर, पी वेक्टर। डाइपोल मोमेंट भी लिख सकती हो, तो तुम अभी समझने के लिए तो तुमको क्लियर है होगा अभी कि डाइपोल मोमेंट ही लिखना होगा, वो पता है तुमको। डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है? अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब कुछ ऐसा, ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम डाइपोल को रखेंगे अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब कुछ इस टाइप से। ये देखो यहाँ पर माइनस चार्ज था जी, और यहाँ पर प्लस चार्ज। डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है? माइनस से प्लस, यानी इस तरफ। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही, डाइपोल मोमेंट भी उधर ही। दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं समझी? सेम है ना? अच्छा, पिछले वाले में कितना एंगल था? पिछले वाले में 90 डिग्री नहीं था बाबू। देखो पिछले वाले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, और इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में एंगल कितना था? ध्यान से देखना, थीटा एंगल था ना। हाँ, यहाँ पर माइनस क्यू था चार्ज, और यहाँ पर प्लस क्यू, और ये ऐसे था। तो डाइपोल मोमेंट इस तरफ था, माइनस से प्लस, समझ जाओगी ना तानिया? यहाँ देखो, माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ। तो कितना एंगल था? थीटा। इस बार देखो इसको ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमाएंगे ना कि ऐसे घुमाएंगे? हाँ, इधर घुमाएंगे, क्योंकि P से E की तरफ जाना, P क्रॉस E, यानी कि ये एंगल ऐसे जाएगा, P क्रॉस E एंगल ऐसे जाना चाहिए, ठीक, P से E की तरफ। तो यहाँ पर थीटा एंगल था। अब देखो हम क्या किए, इसको ऐसे घुमा के यहाँ पर पहुंचा दिए, तो E के साथ आ जाएगा, ये बोलो। तो सुनना बाबू ध्यान से, तो यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा? एक भी नहीं, क्योंकि इधर से भी खींच रहे हैं, उधर से भी खींच रहे हैं, फोर्स तो एक भी नहीं। तो तुम देखो एक चीज़ और देखो, कैसे यहाँ पर टॉर्क जीरो आएगा। टॉर्क भी जीरो होगा इस केस में, टॉर्क भी कैसे जीरो होगा? देखो, हाँ सही बोल रही हो, पी ई साइन थीटा लिखोगी, साइन थीटा लिखोगी, हाँ सेम लाइन पे। देखो ये थीटा क्या है? इस डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। यहाँ पर क्या तुमको थीटा बनते दिख रहा है? ये भी इधर और वो भी उधर, थीटा 0 डिग्री हो गया ना। तो थीटा 0 डिग्री तो सब जीरो नहीं, क्योंकि साइन 0 0 होता है, इसलिए ये 0 हो रहा है। यहाँ पर क्या डाले हम लोग? पी ई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। हाँ, बात तो वही नहीं, ये तुम 0 को साइन थोड़ी मल्टीप्लाई कर रही हो, हैं? हम तुम्हारा मैथ्स जान रहे इसलिए बोले ऐसा। तो टॉर्क कितना है यहाँ पर? 0, समझ में आया? अच्छा, यहाँ पर बहुत बार ये भी लिखा रहता है कि जब हम लोग डाइपोल को रिलीज कर दिए, रिलीज कर दिए का मतलब क्या है? कि डाइपोल को ऐसे उठा के नहीं रखें, डाइपोल को ऐसे सीधा कर दिए, ये मतलब होता है रिलीज करने का। मतलब देखो अभी तो मेहनत से ऐसे उठा के रखे थे ना, अब डाइपोल को छोड़ दिए, तो डाइपोल को छोड़ दिए तो ऐसे होते 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 सीधा हो गया और ऐसा दिखने लगा। समझी क्या बोले? तो एंगल कितना बना उस केस में? 0 डिग्री, तो टॉर्क 0 आ गया। मतलब ये अभी गोल गोल नहीं घूमेगा, समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ऐसे कर देंगे और घुमा देंगे इसको। तो इसको अगर और घुमा देंगे तब ये सीधा हो जाएगा, तब एंगल कितना बनेगा? समझ रही हो? तो चलो उस केस के बारे में बात है। केस नंबर 2 लिख लिए, लिखो जल्दी से केस नंबर 2, फिर बात करेंगे। केस नंबर 2, हाँ P क्रॉस E लिखे हैं यहाँ पर ऊपर में ना, P क्रॉस E, हाँ वेक्टर लगाए ना दोनों में, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ही लेके चल रहे थे यहाँ पर। कहाँ पर? नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन है बाबू, क्योंकि यहाँ पर अभी टॉर्क पे वेक्टर थोड़ी लगाए हैं। वेक्टर लगाएंगे तब ना यहाँ पर भी वेक्टर ये लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, समझी? ये मिटा देते हैं। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में लिखो व्हेन द टॉर्क, व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड, व्हेन द डाइपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द व्हाट? किसके परपेंडिकुलर? इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसा फील्ड? यूनिफॉर्म, है ना? अच्छा, ये यूनिफॉर्म क्यों ही लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं? खूबसूरत कितना दिखता है नॉन यूनिफॉर्म वाला, ऐसे फैला हुआ रहता है, ऐसे रहता है, उसको क्यों नहीं लेते हैं? किताब में इसको एक्सप्लेन किया है। डेंसिटी नहीं बाबू, डेंसिटी उसको नहीं बोलते हैं, स्ट्रेंथ। तो उससे क्या हो जाएगा? तो स्ट्रेंथ डिफरेंट, तो क्या उससे दिक्कत है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह अलग अलग हो जाएगा तो क्या दिक्कत है उससे? हैं? जैसे अभी यूनिफॉर्म ले रहे हैं ना फील्ड, अगर नॉन यूनिफॉर्म लेंगे, क्यों नहीं लेंगे नॉन यूनिफॉर्म? क्या दिक्कत है नॉन यूनिफॉर्म के साथ? स्ट्रेंथ अलग अलग होगा, बिल्कुल सही जा रही हो, लेकिन उससे हमको क्या नुकसान होगा? ठीक है, तो यहाँ पर लिखो केस नंबर 2, अभी उसके ऊपर भी बात करना है। केस नंबर क्या बोल रही हो बाबू?
अच्छा, केस नंबर 2 में लिखोगी कि व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, बाबू ये लिखो 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 लिखो, बहुत बकवास करती हो, इज हेल्ड परपेंडिकुलर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हेल्ड जब करते हैं तो मतलब परपेंडिकुलर लटका देते हैं तब। तो अभी हमको साफिया बताएगी कि माइनस चार्ज ऊपर में रहेगा कि नीचे में रहेगा। माइनस चार्ज जो है वो ऊपर में रहेगा कि नीचे में रहेगा? है नीचे में। बेशरम आदमी, ऐसे घुमाती हो ना, तो माइनस ऊपर रहेगा, माइनस ऊपर रहेगा और प्लस नीचे रहेगा, बेवकूफ़ आदमी। तो यहाँ पर एंगल कितना होगा? 90। तो डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ है? माइनस से प्लस, ऐसे। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस तरफ। तो डाइपोल इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल 90। सानिया समझ में आ रहा कि नहीं आया? आया। डाइपोल ऊपर और ये ऐसे, क्योंकि डाइपोल प्लस से माइनस होता है ना, माइनस से प्लस, वही कोई बता ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर माइनस से प्लस। ठीक, अब सही है। तो यहाँ से निकालोगी जब तुम जब टॉर्क निकालोगी तो लिखोगी पगला ई साइन थीटा, पगली भी बोल सकते हैं। तो यानी कि पी ई साइन 90, और साइन 90 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ये भी मालूम था ना, चलो अच्छा है। तो यहाँ से पी ई आया, और ये जो टॉर्क का वैल्यू आया ये मैक्सिमम आ गया, मैक्सिमम आया, मैक्स। इससे ज़्यादा टॉर्क कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू जो 1 है, 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है साइन 90। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे मिलता है, 1। 2 कभी नहीं मिल सकता है, 3 नहीं मिल सकता है, 1 से कम ही मिलेगा साइन का हर एंगल पे वैल्यू। बताओ तुम, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। तो वो 1 से कम है ना, जितना भी वैल्यू साइन का आएगा वो 1 से कम ही आएगा। तो इसलिए ये मैक्सिमम टॉर्क है। मैक्सिमम टॉर्क समझ रही हो? मतलब एकदम खतरनाक घूमेगा ये, तो मैक्सिमम हुआ। खतरनाक घूमेगा मतलब बहुत तेज घूमेगा, और यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए क्योंकि ऐसे लटका हुआ ऐसे एकदम, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई होगी तब ना यहाँ तक पहुँचाई होगी, नहीं समझी? बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी तब यहाँ तक पहुँचा होगा। ऐसे हल्का सा उठाने में क्या ये दिक्कत है? हल्का सा उठाना, जैसे ये वाला देखो ना, ये हल्का सा ही ना ऐसे किया हुआ है, ऐसे किया हुआ हल्का सा, तो बहुत कम मेहनत लगेगा, लेकिन पूरा ऐसे घुमाने तो बहुत मेहनत लगेगा ना। देखो जैसे अभी हम इसको ऐसे ऐसे उठा करके रखे हैं, समझी? तो ये ऐसे उठाए तो उतना मेहनत नहीं है, लेकिन जब पूरा ऐसे घुमा करके एकदम ऐसे लटकाए हो तो बहुत मेहनत लगा है ना हमको यहाँ तक पहुँचने में, तो इसलिए ये टॉर्क मैक्सिमम हुआ। समझ में आया रीज़न क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, नहीं कुछ पूछ नहीं रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। तो अब हम आते हैं उस वाले पे कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों नहीं रखते हैं, उसे में रखेंगे तो क्या दिक्कत होगा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछ सकता है कि क्यों नहीं रखते। चलो हटा देना, हम इसको लिख ली, ऊपर वाला तो लिख लियो ना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे हेडिंग दे दे रहे, समझ जाना। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसको रख देंगे? डाइपोल को। कौन सा डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरा मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही हो तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही बात करोगे। चलो यहाँ लिख ही देते हैं फिर भी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा मैग्नेटिक डाइपोल को नहीं रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख सकते हैं। क्या क्या बोल के पार हुए पता भी नहीं चला होगा। मैग्नेटिक फील्ड में कभी भी नहीं रखते हैं, जरूरी नहीं, जो मैग्नेट है ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रख देते हैं कभी कभी, समझना है उसको बाद में। चलो इसको मिटा देना, हम हो गया ना ये। अब समझ दो कि कोई बताएगा इसका हमको जवाब कि अगर रखेंगे नॉन यूनिफॉर्म में तो क्या होगा। देखो नॉन यूनिफॉर्म में अगर रखेंगे ना तो इसमें फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा। फोर्स अगर जीरो नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान होगा हमको? चलो तुम बताना, इस केस में जो भी जितना पढ़ाई हुआ उसमें तो फोर्स जीरो था ना, तो फोर्स जब जीरो था तो उससे क्या फायदा हो रहा था हमको, बताओ? सही बोल रही हो, बोलो सही जा रही हो। वो सिर्फ रोटेशन में था, अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे से घूम रहा था, और अगर फोर्स भी होता तब तो घूमते घूमते आगे भी बढ़ने लगता, तब वो अर्थ वाला बात हो जाता ना, क्योंकि अर्थ भी गोल गोल घूमते हुए और आगे बढ़ता है, तो वही ना हो जाएगा, आगे जाने लगेगा। तब तो मेरा वो तो करना नहीं है हमको तो बस उसको घुमाना है एक्सिस के अबाउट, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म नहीं लेंगे। लेकिन वो होगा कैसे वैसा, बता रहे हैं जल्दी जल्दी से। देखो यहाँ पर देखो, तुम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूरा पढ़ी हो ना, इसलिए हम ये बता रहे हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाते अभी। देखो जैसे ये है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म वाला है। नॉन यूनिफॉर्म कैसा रहता है? ये यूनिफॉर्म वाला बना दिए। नॉन यूनिफॉर्म वाला कैसा होता है बताओ? नॉन यूनिफॉर्म वाला कैसा होता है? ऐसे रहेगा,
एक जगह पे सब पास रहेगा, फिर दूर जाते जाते अजीब हो जाएगा। देखो ऐसे दूर हो गया, ऐसे ही टाइप कराता है ना नॉन यूनिफॉर्म। और ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। अब मान लो तुम डाइपोल को रखती हो, है ना, एक और बना लेते हैं, चलो जरूरत पड़ेगा। मान लो डाइपोल को रखती हो, तो यहाँ पर रख लो मान लो कि नेगेटिव चार्ज को, और यहाँ पर किसको रख लो, प्लस को, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 है। अब सुनना यहाँ पर ध्यान से, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा इस चार्ज पे, किस तरफ लगेगा तुम बताओ। इस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा बताओ। इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ कि उस तरफ। ये चार्ज इस तरफ जाएगा कि उस तरफ जाएगा, नेगेटिव है तो इस तरफ जाएगा ना, इतना समय लगाओगी। तो यानी कि इस तरफ जाएगा ये, और ये इस तरफ जाएगा। इसका फोर्स हम क्या ले लें, इसका फोर्स क्या ले लें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम ई नहीं लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ई नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो यहां पर नहीं है। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको E1 लेना पड़ेगा, और यहां पर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 लेना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो जब तुम यहां पर F1 निकालोगी, अच्छा तुम बताना ये सानिया, F1 का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, QE2, ये ठीक है। और F2 बताओ क्या होगा फिर, ये F1 आया, F2 क्या होगा, QE1 होगा। यहां तक तो ठीक है। क्या ये F1 F2 बराबर होगा, क्या ये F1 और F2 बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि E1 बड़ा है, E1 नहीं बराबर नहीं है, ऐसे करेंगे, E1 और E2 में कौन बड़ा है, E2 बड़ा है, E2 बड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक है ना, जहाँ पर नज़दीक होगा वहाँ पर फील्ड मजबूत होगा ना। यहाँ पर फील्ड नज़दीक है तो यहाँ फील्ड मजबूत होगा ना, और यहाँ पर तो दूर दूर है तो यहाँ का फील्ड कमज़ोर होगा। नहीं समझी, कौन E1 बड़ा कैसे हो गया, E1 देखो यहाँ पर लिखे है ना, E2 इस तरफ लिखे हैं। अच्छा इसमें इसको नंबर्स में कन्फ्यूज़न हो गया, वैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल्स तुम जो भी मार्क कर लो, तुम इसको ई ए उसको ई बी ले लो, जज्बात उस वो समझना है बस, इसको ई ए उसको ई बी ले लो। चलो लिखिए देते हैं, लो ना, इसको ई ए ले लो और इसको क्या ले लो, ई बी ले लो। तब बताओ कौन बड़ा होगा, ई ए बड़ा होगा, ई ए, इधर लिखेंगे ई बी बड़ा होगा। तो यानी कि फोर्स इस बार बराबर नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। ई ए बड़ा होगा, सॉरी गलती लिख दी, सॉरी। यहाँ पर ई ए छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, और ई भी छोटा हो गया, ठीक है। अब यहां पर F1 F2 बराबर नहीं हुआ, तब तो ये डाइपोल आगे बढ़ने लगेगा। और अच्छा कौन बड़ा होगा F1 F2 में, जरा ये बताओ, F1 F2 में कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा ये बताओ, F1 F2 में कौन बड़ा होगा, हैं? अरे F1 ना बड़ा होगा, यहाँ पर का फील्ड मौजूद है, मजबूत है ना यहाँ पर का फील्ड, तो जहाँ का फील्ड मजबूत वहाँ का फोर्स मजबूत है। E1 E2 छोड़ो ना, फील्ड यहाँ पर मजबूत है ना। यहाँ पर लिख देते हैं, लो इसको E1 E2, कौन बड़ा है बताओ, F1 के लिए कौन है A, और ये F2 के लिए कौन है। अब बताओ किसका फील्ड बड़ा है, E का फील्ड बड़ा है, तो यानी कि ये F1, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यानी कि F1 विल बी ग्रेटर देन F2। तो F1 और F2 कैंसिल थोड़ी होगा, नेट निकालोगे तो जीरो आएगा क्या, समझ रही हो क्या बोल रहे हैं, नेट फोर्स जीरो थोड़ी आएगा, कैंसिल नहीं होगा। यानी कि ये डाइपोल इस तरफ जाने लगेगा, डाइपोल ऐसे इस तरफ चलने लगेगा, तो डाइपोल इस तरफ चलने लगेगा, तब तो ट्रांसलेटरी मोशन भी आ जाएगा इसमें। इसीलिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसीलिए ट्रांसलेटरी मोशन होता है, इसीलिए नहीं लेते हैं इसको, ठीक है, ये रीज़न है। तो इसलिए यूनिफॉर्म में हमेशा करते हैं। जरा तुम लोग को कॉलेज में हो गया ये पढ़ाई, नहीं हुआ है एक बार, नहीं मतलब ये करवाई है नहीं, तो जरा उनसे पूछना कि नॉन यूनिफॉर्म लेने से क्या होगा, गुस्सा आ जाएगी, ओ गुस्सा आ जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म पूछने से गुस्सा आ जाएगी। ये लोग पूछेगा नहीं तो देखो, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपेयर कर दिए और यहाँ पर इसको कंपेयर कर दिए, ये तक लिखना, बस इतना ही तो बताना है, और फिर लिख देना कि ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है, बस। यहाँ बोला है कि फाइंड द डाइपोल मोमेंट बिटवीन द टू चार्जेस इफ टॉर्क इज दिस। देखो दो चार्ज के बीच में कितना टॉर्क लग रहा है वो दिया हुआ है, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, मालूम है ना ये कैसे, देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखे थे, पी ई साइन थीटा, साइन थीटा तो डायमेंशनलेस होता है, एंगल है तो, डाइपोल का क्या, ये फॉर्मूला लिखना नहीं है,
कौन बोला गया? ऐसा हम कब बोले? ऐसा तो हम कभी नहीं बोले भाई, क्योंकि एंगल भी देखना दोनों के बीच का, एंगल के हिसाब से टॉर्क डिसाइड होता है ना। याद करो, जीरो डाल रहे थे तो जीरो आ जाता था, 90 डाल रहे थे तो मैक्सिमम आ रहा था। मेन तो यही खिलाड़ी है, मेन तो यही है। तो यानी कि यहाँ पर पी का यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम मीटर होता है ना, पी का कूलम मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। तो ये कूलम से कूलम मर जाएगा। अरे देखो रे भिखारी है, कूलम से कूलम मर गया तो क्या है? न्यूटन मीटर। तो टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है। अच्छा, एक और जोरदार बात, सबसे जोरदार बात, टॉर्क का फॉर्मूला तुम लोग ऐसे जनरली क्या बोले? जनरल फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बताया गया है। फोर्स का यूनिट बताओ, फोर्स का यूनिट बताओ, न्यूटन। और डिस्टेंस का क्या होता है? देखो ऐसे भी आ रहा है, यानी कि ये जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं ये बिल्कुल सही है, ऐसे वेरीफाई भी हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके इसको मिटा देना। ये फॉर्मूला का यूज़ करके इसको बनाना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बोला है टॉर्क दिया हुआ है, लो टॉर्क दे ही दिया तुमको, 9 इंटू 10 का पावर -26 न्यूटन मीटर है। बड़ा इजी, हम बता दे रहे बस। एंगल बिटवीन देम, ये देम कौन है? देम कौन है तानिया? एंगल बिटवीन देम, ये देम कौन है? हु इज देम हेयर? हाँ भिखारी, तुम बताओ। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल है, क्योंकि चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना, वो एंगल कैसे बनाएगा बेवकूफ़? ये साइन थीटा के बारे में बात कर रहा है तानिया, ये साइन थीटा के बारे में बात कर रहा है। पिटाओगी इस बार? बनाओ बनाओ, थीटा भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, उड़ा दो। तो इसको कैसे की? पहले यहाँ पर, ये तो इजी था बहुत, और ऐसा आता है भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया ये छोटा सा सवाल। डाइपो क्या? हाँ हाँ हाँ, डाइपोल का वैल्यू कितना है? डाइपोल का वैल्यू वही निकालने बोला है, वही निकालने बोला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ न्यूटन कूलम मीटर, क्या क्या बोल रही है? इसका यूनिट बता रही है, इसका यूनिट कूलम मीटर होता है ना, कूलम मीटर। डाइपोल का यूनिट कूलम मीटर, कूलम मीटर नहीं लिखोगे गया वहाँ पर मार्क्स। कूलम मीटर लिखी ना, हाँ तो तुम न्यूटन बोल रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 का पावर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड। साइन थीटा कितना दिया है? साइन 30 डिग्री, साइन 30 का। अच्छा टॉर्क भी दिया हुआ है ना, टॉर्क दिया है 9 इंटू 10 का पावर -36। तो डाइपोल आ जाएगा यहाँ से 9, और ये साइन 30 को क्या लिख देंगे? 1/2। ये 1/2 यहाँ चल जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 10 का पावर -26, और ये नीचे आ जाएगा। सानिया तुमसे बन गया, तो यहाँ से डाइपोल कितना आ जाएगा? 18, और इसको ऊपर भेज दो, 18 इंटू 10 का पावर -30, और इसका यूनिट कूलम मीटर। ठीक है, तो ये हुआ मेरा डाइपोल। अब ये तो बड़ा आसान था। अब अगला क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन इसी के ऊपर करेंगे कुछ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यानी कि तुम्हारा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। वो एकदम टोटली तुम्हारा थोड़ा मतलब वेक्टर कंसेप्ट उसमें यूज़ होगा, उसमें डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब यूज़ होगा। डॉट हम तुमको बताएं, अभी याद रखना वो जो बताए हैं। डॉट करेंगे तो कॉस, क्रॉस करेंगे तो साइन, इस बात को याद रखो। 12th में ये बहुत यूज़ होगा, ऐसा नहीं कि पीछे छूट गया, इससे बहुत यूज़ होगा। 11th में तो था ही बहुत, उसमें तो बता रहे थे ना कि कैसा था, वो क्वेश्चन कर रहे थे, अब उसका यूज़ करना है फिजिक्स में। तो इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, उसके बाद फिर एरिया वेक्टर समझाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स से न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, उसको करवाएंगे, तब गॉस थ्योरम आएगा। मतलब हमको लगता है कि और हार्डली 3 क्लासेस लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लासेस लगेगा। क्वेश्चंस करने में हम लोग थोड़ा टाइम देंगे, उसी में मेन टाइम लग रहा है। नहीं तो चैप्टर तो छोटा है, अगर कुल मिला के देखो तो चैप्टर बहुत छोटा है, कंसाइज है। हाँ कंसाइज चैप्टर है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, बाय बाय।